इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज पार्टिकल ढुकता है तो वो कैसा रिएक्ट करता है ये जानने की कोशिश किया था और ये जान भी लिया था। साइक्लोट्रॉन में उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया था और हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया था, दैट इज नोन एज साइक्लोट्रॉन। आज के क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वही चार्ज पार्टिकल जब वायर में चलता है तो उसी का नाम होता है करंट, बिकॉज करंट का मतलब होता है फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल्स। तो वही चार्ज पार्टिकल जब एक वायर में जा रहा तो वो बन गया करंट। तो करंट खुद का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेगा? तो याद रखना, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एक चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। बट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक चार्ज फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल, एक फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल या मूविंग चार्ज पार्टिकल यानी कि करंट, यानी अगर एक वायर से अगर करंट फ्लो करेगा तो वो वायर कितना करंट खुद से पैदा करेगा। तो दोनों का फर्क समझना। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ विल अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, या इनडायरेक्टली कहा जाए तो हाउ डज अ करंट रिएक्ट्स इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ या इन व्हाट वेज a current flowing in a wire produces a magnetic field around it। शेप के बारे में भी जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड का और करंट के बारे में भी जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अलग अलग सिचुएशंस हम लोग करेंगे, बहुत सी अलग अलग सिचुएशन करेंगे। एक रिंग लेंगे हम लोग, एक नॉर्मल वायर लेंगे, बहुत सी चीजें करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लॉ, सबसे बेसिक लॉ है उसको फॉलो करना जरूरी है, दैट इज बायो सवार्ट्स लॉ। बायो सवार्ट्स लॉ का मतलब स्पेलिंग अगर लिख दे, बायो सवार्ट्स लॉ, बहुत से नाम से लॉ जाना जाता है, बहुत से नाम से लॉ जाना जाता है, हम लोग इस नाम से जानेंगे इसको। और ये क्या कहता है, देखो ये बेसिक लॉ है जो हम लोगों को एक वायर, एक तार में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड को ये सबसे पहले दर्शाता है। सबसे बेसिक लॉ है, इसी से हम लोग सीखेंगे। इसके बाद अगर कुछ मिला तो सब इसी पे डिराइव किया हुआ रहेगा। और ये लॉ काफी आसान भी है, बस समझना जरूरी है इसको, नहीं तो इसका डेरिवेशन तो है ही नहीं। समझना है क्या है, देखो जनरली हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर हम लोग को ये निकालना हो कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, तो हम लोग करेंगे क्या, एक वायर टान देंगे, इसमें करंट फ्लो करवाएंगे और बोलेंगे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ हो रहा है, मान लो यहाँ पूछ दे मैग्नेटिक फील्ड, वायर पूछ दिया, यहाँ पूछ दे, बोले कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है बताओ। यही तो हो सकता है ना सवाल हमारे मन में कि एक वायर हो गया, मान लो ये वायर हो गया, ये वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो ये वाले इलाके में कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब ये कैसे निकाले हम लोग, तो सीधी सी बात है बायो सवार्ट्स। अब ये जो सीधा वायर है, कोई है, ऐसा भी हो सकता है कि सीधा वायर से उसको नहीं जानना है, वो बोल दिया तुमको कि वायर को टेढ़ा करो, हम लोग घर में वायर टेढ़ा जा रहा है, तो वो टेढ़ा वायर से किस तरीके से वो, यानी बेंड वायर है, वहां पे बेंड वायर है तो वहां पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, ये तो स्ट्रेट वायर के बारे में बताया जा रहा है। तो इसीलिए बायो सवार्ट्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग जो वायर कंसिडर करते हैं उसमें दैट वायर विल बी अ बेंड वायर टू जस्ट टू मेक द फॉर्मूला जनरलाइज्ड, यानी जो हमारा का फॉर्मूला निकलेगा, जो हम लोग सिचुएशन क्रिएट करेंगे वो एक जनरलाइज सिचुएशन रहेगा, कोई स्पेशल केस नहीं रहेगा। वो जनरलाइज सिचुएशन में क्या हो रहा है वो समझ लेंगे और उसके बाद जो स्पेशल केस बनेगा वो तो हम लोग निकाल ही सकते हैं जब। तो जनरलाइज सिचुएशन में पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस टेक इज फ्लोइंग। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि पूरे वायर के कारण निकालेंगे, पूरे वायर के कारण निकाल सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पूरे वायर के कारण निकालने में एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, वो हम लोगों को बायो सवार्ट्स लॉ का फॉर्मूला बताएगा। वो ये है कि मान लो ये जो वायर है, ये जो वायर में करंट तो सब जगह है, किसी एक जगह नहीं है। तो इसीलिए हम अगर चाहते हैं कि क्यों ना ये वाले पोर्शन के लिए, ये वाले पोर्शन के लिए अगर हम लोग निकालते हैं, या फिर एकदम करीब मान लो इसी का ये पोर्शन ले लेते हैं, ये पोर्शन लेंगे तो थोड़ा डायग्राम तो क्लमजी हो जाएगा, हम चाहते हैं साफ सुथरा डायग्राम बनाए, तो यही वाला पोर्शन लेते हैं। ये वाले पोर्शन के लिए हम चाहते हैं
ये पोर्शन का लेंथ पकड़ लो dl, दिस लेंथ इज अबाउट dl। dl नाम से पता चल रहा है d जुड़ा हुआ है, यानी इसका खासियत क्या है इसको समझो। ये जो लेंथ है ये एक्चुअली में काटा गया है एक लेंथ से ही। एक लेंथ से अगर छोटा पोर्शन काटेंगे तो वो लेंथ ही कहलाएगा। लेकिन इसकी खासियत ये है कि उसको जब मन चाहता है चाहे तो तुम उसको पॉइंट भी पकड़ सकते हो। क्योंकि अगर एक लाइन में से बहुत ही छोटा हिस्सा काट दे और सब कुछ अलग कर दे, सिर्फ वो छोटा हिस्सा रख दे, तो देख कोई बोल नहीं पाएगा कि वो लाइन लेंथ का हिस्सा है या लाइन का हिस्सा है। सब बोलेगा कि वो तो पॉइंट ही है वहां पे। तो हम लोग जब मन चाहे इसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जब मन चाहे इसको लेंथ की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज ये तो लेंथ का ही हिस्सा है, लंबाई का हिस्सा है। तो ये जो यहाँ पे काटे हैं, अब इसका एक नाम है, इसको बहुत बढ़िया से समझना। इसका एक नाम है क्योंकि ये क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। इससे पहले जब याद करो, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब पढ़ा था तो सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या पकड़ा था, एक चार्ज लिया था। यानी एक बेसिक एक फंडामेंटल पार्टिकल हम लोग को जरूरी है। अगर कोई फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी टाइप का फोर्स या फील्ड, तो हम लोगों को सबसे पहले एक फंडामेंटल पार्टिकल लेना बहुत जरूरी है, जो कि वो फील्ड या वो फोर्स पैदा करता है। अकेला वो लेना जरूरी है, ताकि अगर एक के लिए निकाल लिए तो मल्टीप्लाई कर दो जितने सारे हैं तो इजीली निकल जाएगा हम लोगों का। तो इसलिए सबसे पहले यूनिट यानी सबसे पहले पहला एक के लिए निकालना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, करंट के कारण हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट तो कोई क्वांटिटी नहीं है, करंट तो एक फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, वो लहरें हैं, लहरों को करंट कहा जाता है। यानी तो अगर लहरों को करंट कहते हैं हम लोग, तो लहरों में से हम यूनिट लहर कहाँ से निकाल सकते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट, इट इज एन इम्पॉसिबल टास्क। हम कैसे, एक लहर तो एक क्वालिटेटिव टर्म होता है, क्वांटिटेटिव टर्म नहीं होता है, उसे क्वांटिटी में नहीं डिवाइड कर सकते। वो तो क्वालिटी है कि हाँ बहती हुई लहरें, लहरों में से यूनिट लहर कहाँ से लेके आएंगे। इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एक नया टर्म का आविष्कार किया गया, दैट इज, ये करंट तो फ्लो हो रहा है इसी वायर में, इसी वायर का एक छोटा सा हिस्सा ले लिए तो ये छोटे से हिस्से में करंट भी एकदम मिल जाएगा हमको। यानी ये एक ऐसा वायर है जो देखने में डॉट की तरह है, लेंथ उसका कितना है, एक डॉट के बराबर है, और वही डॉट में करंट है। एक इम्पॉसिबल सिनेरियो है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट फिर भी हम लोग के लिए यही काफी है। यानी जरा ध्यान से समझना, इसको अगर हम अलग से बनाते हैं तो ये क्या बनेगा, हमको एकदम डॉट की तरह दिखेगा यहाँ पे, और इसमें करंट है, करंट आई, एंड इसका लेंथ है dl। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक फंडामेंटल करंट, फंडामेंटल करंट एलिमेंट, फंडामेंटल करंट एलिमेंट जो कि अकेला एक करंट है। और ऐसे ही करंट एलिमेंट जोड़ दिए हैं यहां से यहां तक, तो एक वायर बन गया है। इस सेंस में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा ये करंट एलिमेंट लिए हैं और ये करंट एलिमेंट को जोड़ दिए हैं यहां से यहां तक, तो एक वायर बन गया है। तो ये मिल गया हम लोगों को एक फंडामेंटल पार्टिकल जो कि करंट का है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया हम लोग को समझने के लिए। तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे आईडीएल, आईडीएल जो दिख रहा है यहाँ हम लोग बनाएंगे आईडीएल। दिस आईडीएल इज नोन एज करंट एलिमेंट। तो सबसे पहला आईडीएल इज नोन एज करंट एलिमेंट, ठीक है। तो आईडीएल से इसकी दूरी लेते हैं हम लोग, ये कितनी दूर पर है, पकड़ लो ये डिस्टेंस आर पे है, और वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग निकाल के आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शंस का खास ख्याल रखना है हर चीज में। तो ये जो दूरी माप रहे हैं इसको पोजीशन वेक्टर की तरह हम लोग पकड़ते हैं, और यानी डिस्टेंस के साथ साथ, दूरी के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखेंगे, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ ये जो आईडीएल है, आईडीएल में डीएल है यानी लेंथ है, और लेंथ का अपना डायरेक्शन होता है, ये हम लोग को मालूम है। लेंथ का डायरेक्शन किधर होगा, किसी भी लेंथ को इधर से इधर माप रहे हैं तो ये हो गया उसका डायरेक्शन, उसी लेंथ को इधर से इधर मापेंगे तो इधर का हो गया उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग पकड़ लेते हैं कि लेट इट्स लेंथ बी मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन भी हम लोग इधर ही मापते हैं। आईडीएल तो एक यूनिट है, अलग यूनिट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसी डायरेक्शन में इसको पकड़ लेते हैं। तो किसी भी कर्व चीज का डायरेक्शन कैसे मापते हैं हम लोग, किसी भी कर्व चीज का डायरेक्शन can be measured by drawing a tangent on it। तो ये हो गया एक tangent, यहाँ पे tangent बना दिए। नाउ ये tangent अगर हम लोग बना दिए
तो नाउ दिस इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। करंट एलिमेंट के डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के बीच का ये रहा एंगल थीटा। इसी का हम लोग सिर्फ साइन थीटा ही लेंगे, ओनली साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा लेंगे। आईडीएल ले लिए हम लोग, और आर स्क्वायर तो है ही हमारे पास। आर स्क्वायर हम लोग का इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंडर गिना जाएगा। हम लोग का इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है हम लोग को ये मालूम नहीं है, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले फॉर्मूला उन्हीं को कहते हैं जो कि ये चीज फॉलो करते हैं 1/r²। जैसे कि ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो क्लास 11 में किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि दिस आल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। So now we can say the magnetic field dB generated by the current element IDL depends upon IDL, यानी करंट एलिमेंट तो डिपेंड करता ही है ये, और it also depends upon the sin theta. It also depends upon the sin theta and it is inversely proportional to the distance. जाहिर सी बात है, अगर हम लोग पॉइंट करीब रखेंगे तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा दिखेगा, और करंट को, ये पॉइंट को दूर पकड़ लिया, यानी हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इसी तरह, तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड घटते ही जाएगा। आर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। सबको अगर एक साथ जोड़ दिए हम लोग, तो एक साथ हम लोग इसको लिख सकते हैं dB is directly proportional to IDL sin theta by r²। अब जैसा कि हम लोग करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, इक्वल टू में लाएंगे, तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाना चाहिए। क्यों आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट? ये बहुत बार तुम लोग को हम समझाए हैं। dB इज इक्वल टू k IDL sin थीटा बाई r²। नाउ ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना, इस केस में कांस्टेंट को खास नाम दिया गया है, टर्म दिया गया है। जैसे कि याद रखना, हम लोगों ने यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाला था तो जरा ध्यान से याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकला था? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू k q बाई r²। इसमें ये k जो दिख रहा है, ये k क्या वैल्यू लगता था? ये था 1/4πε0। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, ये था हम लोगों का परमिटिविटी। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, अगर नॉट दे दिया रहेगा तो समझ लेना परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। लेकिन यहाँ पे वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट डालेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा अलग। कैसे अलग रहेगा? यहाँ पर k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π। सीधा सा बात है, 1/4π सब जगह है। परमिटिविटी हमेशा नीचे रहता है, और ये हो गया परमिएबिलिटी। परमिटिविटी तो हम लोगों ने ऑलरेडी असाइन कर दिया है। अब हम लोग करेंगे परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब सेम होता है, पूरा सेम। कैसा सेम? परमिटिविटी क्या था? परमिटिविटी को सीधे भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो वो होता है कि एक मीडियम में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ हो रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, या कितना फ्लो हो रहा है, या कितना रिएक्ट कर रहा है, या कितना अलाउ किया जा रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को उस मीडियम से फ्लो होने का। वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो पानी लो, पानी बोल रहा है कि हम उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फ्लो करने देंगे, उसका आधा ही फ्लो करने देंगे, तो वहां पे परमिटिविटी उसका कम जाएगा। और अगर फ्री स्पेस हो गया तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रीली जितना हो सकता है उतना आराम से मूव कर सकता है, तो इसलिए वहां पे क्या होता है? परमिटिविटी उसका हाई होता है। सेम केस हैपेंस हियर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करने के लिए बोल दिया जाए तो वहां पे वो चीज अगर मेजर करेंगे उसे कहेंगे परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी बोलेंगे उसको, परमिटिविटी नहीं बोलेंगे, बिकॉज परमिटिविटी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए असाइन हो चुका है। मतलब दोनों का बिल्कुल सेम है, बस नाम बदला गया है। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई होता है, जबकि परमिटिविटी डिवाइड होता है। यही कई बार ये पूछा जाता है
कि अगर एक वायर है, वो वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलता है और मैग्नेटिक फील्ड भी निकलता है। तो करंट है, अगर वायर से नहीं निकलता, सपोज वायर में करंट दौड़ना जरूरी है, वायर में करंट दौड़ रहा है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन से दौड़ेगा उसमें, और मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगा बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो यहाँ पे बढ़िया समझना, ये डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये क्या कर दे रहा है, परमानेंटली डिवाइड, यानी इट इज डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इट इज इंक्रीजिंग द मल्टीप्लाई फील्ड। बट यहाँ पे भी एक शर्त है, इसको बढ़िया समझना। ये देख के से लग रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो परमिटिविटी का पावर देख लेना क्या है। पावर में पॉजिटिव है कि माइनस है, तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा। और इसमें क्या है, पॉजिटिव है कि माइनस है, तो वो ऊपर रहेगा तो माइनस होगा कि पॉजिटिव होगा। ये दोनों फैक्टर्स मैच करता है, तो इसके ऊपर हम बढ़िया से एक सम्स देंगे, इसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी भी ये कहना बहुत गलत होगा कि ये बड़ा होता है, मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होता है, ये समझना बहुत अभी दिक्कत की बात है। बट इतना तो हिंट है कि अगर घर में हमारा वायर दौड़ रहा होता और मैग्नेटिक फील्ड बहुत तगड़ा होता तो घर में जितने भी मेटल्स की चीजें हो जाकर दीवार में चिपक जाती। एनीवेज, इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस फॉर्मूला इन दिस। तो कि हम लोगों को निकल के आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब इसको हम लोग एक फॉर्मूला का रूप दे सकते हैं, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। This is our formula for magnetic field, for finding the magnetic field. अब जरा ध्यान से समझो, हम क्यों यही फॉर्मूला बोल रहे हैं डीबी। हम हर जगह देखते हैं कि छोटा सा पोर्शन निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट मार देते हैं तो पूरा वायर के कारण निकल के आता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। बट द थिंग इज दैट इसको हम नहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी क्वांटिटी कैन बी इंटीग्रेटेड हियर। बट ये साइन थीटा जो दिख रहा है ना, ये साइन थीटा क्या है, ये आइडियल के बीच का एंगल है। अगर यहाँ पे हम ये केस पकड़ेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे चला जाएगा और इसके बीच का जो एंगल दिख रहा है ये एंगल अलग हो जाएगा, ये थीटा 2 हो जाएगा एंगल। यहां से अगर पकड़ेंगे तो ये इधर चला जा रहा है, और यहां से अगर आर के बीच और इसका देखेंगे तो एंगल थीटा 3 हो जा रहा है। हर एक पॉइंट पे साइन थीटा का वैल्यू सेम नहीं रह रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो हम एक चेंजिंग वैल्यू जो कि अब्रप्टली चेंज हो रहा है, कोई पर्टिकुलर क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन नहीं फॉलो कर रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन ब्लाइंडली नहीं मार सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स है, बहुत ही अलग अलग कड़े कड़े स्टेप्स है। वो स्टेप्स हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुमको दिखाते जाएंगे। बट याद रखना, बायो-सावर्ट्स लॉ डीबी में ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक ही पॉइंट का निकाल सकते हैं। अगर किसी केस में हम लोगों को देखेंगे कि साइन थीटा कांस्टेंट रह गया, तब इंटीग्रेशन मारेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन मारेंगे तब डीएल का इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज थोड़े तो डीएल तो है, डीएल जुड़ के एक बड़ा तार हो जाएगा। लेकिन अगर साइन थीटा वेरी हो जा रहा है वहां पे, यानी साइन थीटा इज वेरिंग, तो वेरिंग चीज के लिए हम लोग नहीं इसको मारने वाले हैं। वेरिंग चीज सिर्फ और सिर्फ डीएल होना चाहिए, डीएल वेरी करना चाहिए, क्योंकि उसको बाद में हम इंटीग्रेशन मार देंगे तो ठीक हो जाएगा। कोई दूसरा क्वांटिटी अगर वेरी हो रहा है तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन नहीं मार सकते। कैसे इंटीग्रेशन नहीं मार सकते, जरा इसको और बढ़िया से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो मान लो ये वाले पॉइंट के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यानी डीबी निकाल रहे हैं, dv1 को सपोज इसको पकड़ दिए, तो dv इज इक्वल टू के आईडीएल साइन 45, इमेजिन कर लो साइन 45 बाई आर स्क्वायर। ये वाले पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं पॉइंट 2, तो इसके लिए हम लोग बोल देंगे dv2 इज इक्वल टू के आईडीएल साइन 60, सपोज साइन 60 बाई आर स्क्वायर। अब अगर इंटीग्रेट करना होता, या फिर इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, उसका छोटा भाई बुलाते हैं एडिशन। अगर हम लोग को एडिशन करना पड़ता तो क्या करते हैं, क्या हम लोग dv1 और dv2 को बराबर थोड़ी पकड़ सकते हैं, हम लोग dv1 और dv2 को बराबर नहीं पकड़ सकते, बिकॉज r भले ही बराबर हो जाए, k भले ही बराबर हो जाए, आईडीएल आईडीएल भले ही बराबर हो जाए, साइन दोनों का बराबर नहीं है। साइन यहाँ 45 और 60 इन दोनों का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा हम लोग, और इसके कारण dv1 और dv2 का वैल्यू बदल रहा है यहाँ पे। यानी अगर ब्लाइंडली हम यहाँ पे 45 के बदले थीटा बोल देते, इसके बदले में थीटा बोल देते,
और अगर तुम लोग को ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, थीटा तो तुम लोग का बराबर ही है, तुम दोनों को जोड़ सकते हो ऐसे ही ब्लाइंडली, dv1 इज इक्वल टू dv टोटल dv इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dv1, तुम लोग अगर बोलते ये लिखने के लिए, तो दिस इज द रॉन्ग इक्वेशन बिकॉज थीटा इज चेंजिंग, थीटा इज चेंजिंग इन बोथ द केसेस। इसीलिए हम लोग जब इसको नहीं जोड़ सकते हैं, दो को नहीं जोड़ सकते, तो फिर इनफाइनाइट चीजों को कैसे जोड़ सकते हैं, इनफाइनाइट डिविजन्स को कैसे जोड़ सकते हैं, बिकॉज एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ थीटा इज चेंजिंग, साइन थीटा इज गिविंग अस अ डिफरेंट रिजल्ट इन एवरी केस। इसलिए हम लोग केस बाय केस पकड़ेंगे, एक करंट एलिमेंट का निकालने की कोशिश करेंगे व्हिच इज एन इनफाइनाइट करंट एलिमेंट हियर। सो ऐसा कोई केस देगा ही नहीं जहां पे तुम लोगों को पूरे वायर का निकालना पड़े। हाँ, इस केस में नहीं देगा, बट बहुत से केस है जहां पे देगा, जहां पे साइन थीटा जो दिख रहा है हम लोग का, ये साइन थीटा बराबर रहेगा सब में। अब यहाँ पे चैलेंज की बात ये आती है ना, इसके बाद हम लोग बहुत सारा केस करेंगे, वहां पे जो साइन थीटा दिख रहा है ना, वैल्यू एंगल वाली बहुत चीजें आएंगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, ये बहुत चीजें आएंगी। वहां पे ये पकड़ना, ध्यान रखना एकदम अच्छे से कि थीटा का मतलब होता है करंट एलिमेंट के डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। ये बहुत अच्छे से समझना, जरूरी नहीं है कि ये थीटा का मतलब सिर्फ यही हो, इसके बदले सपोज एक दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, वहां पर एक थीटा दे दिया गया है और इसको अल्फा से डिनोट किया गया, तो यहाँ पे अल्फा दे दिया गया। तो तुमको ये पकड़ना बहुत जरूरी है कि ये एंगल जो साई डी एल, साइन के साथ जो एंगल दिया जाता है वो एंगल ये वाला है। थीटा का मतलब होता है जस्ट एक एंगल, एक थीटा का मतलब एंगल भी नहीं होता, थीटा तो होता है एक, ये ग्रीक के लेटर एक होता है ए बी सी, जिसके बदले तुम लिख सकते हो साइन ए भी लिख सकते हो, यहाँ पे साइन ए भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका ए। तो याद रखना थीटा एक प्रचलन हो गया है, हम लोग का प्रचलन हो गया है यहाँ पे, ये कि एंगल को थीटा बोल देंगे हम लोग, एंगल को थीटा हो गया हम लोग का, ये बोलते 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 मुंह से सब कुछ सुनते 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 तो ये हो गया है। बट जरूरी नहीं है कोई कि हम लोग थीटा ही वहां पे देते जाए वहां पे, तो ये बस बात याद रखना हम लोग का यहाँ पे कि थीटा, यहाँ पे जो एंगल की बात की जा रही है, ये एंगल क्या है हमेशा देखना, दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट या फिर डीएल एंड आर वेक्टर, डीएल वेक्टर आर वेक्टर के बीच का ये एंगल है, चाहे वो थीटा से बोला जाए, चाहे वो अल्फा से बोला जाए, चाहे वो ए बी सी डी बीटा गामा जिससे भी बोला जाए, बट यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया एंगल है वो एंगल है इन दोनों के बीच का, ये बस याद रखना और कुछ नहीं। तो ये हो गया हम लोग का बायो-सावर्ट्स लॉ। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना, यहाँ पे म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू होता है 10 टू द पावर ऑफ -7, 10 टू द पावर ऑफ, म्यू नॉट होता है 4 पाई, यहाँ पे लेना पड़ेगा हम लोगों को, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, 10 टू द पावर ऑफ -7। क्यों? क्योंकि k का वैल्यू क्या होता है, k का वैल्यू होता है 10 टू द पावर ऑफ -7, इसलिए म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई 10 टू द पावर ऑफ -7 और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये हो गया हम लोग यहाँ भी सेम ही रहेगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज याद रखना, दैट इज ये जो भी तुम लोग को वैल्यू बता रहे हैं, और ये जो दोनों का के का और म्यू नॉट का वैल्यू बता रहे हैं, ये एसआई सिस्टम है। सीजे सिस्टम में दो कहानी चलता है इसका, वो दोनों कहानी अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सीजे सिस्टम में दोनों में एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम जैसे गॉसियन थ्योरम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब एब्सोल्यूट, बिकॉज हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिज्म का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा एब्सोल्यूट। जैसे कि देखो, अगर सीजे सिस्टम में बताए एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे पहले बताएं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में के का वैल्यू 1 हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। सीजे सिस्टम में दो भाग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलो या एब्सोल्यूट यूनिट बोलो इसको। यहाँ पे के का वैल्यू 1 हो जाता है, एकदम 1 ले लेंगे इसको, और कुछ नहीं करना है, यूनिट सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा,
k इज इक्वल टू 1, इन सभी का CGS वर्जन आ जाएगा और k का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की बात करो या गॉसियन सिस्टम की बात करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और गॉसियन यूनिट, तो यही वैल्यू हो जाएगा k का, k इज इक्वल टू 1 बाई c, k इज इक्वल टू 1 बाई c, c is speed of light. So this is all about Biot-Savart's law.